So, hello and welcome to all. In the previous lectures of financial management, we discussed about the basics of financial management, that is functions, objectives and all. Now let's move to another topics. Today we have basically two topics. One is organization of finance function and second is changing role of financial management. So what is basically organization of finance function? Organization of finance function basically explains the role of persons in financial management. So in finance function, let's look at the picture below. In the top hierarchy, normally in a firm we have board of directors, and under board of directors there is a managing director, और managing director के बाद we may have various types of departments. That depends on the size of the firm. फर्म का साइज़ जितना बड़ा होगा उतने ही डिपार्टमेंट्स होंगे और हर डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली वन मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ हम चार मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, चार डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन मैनेजर फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन वी हैव HR मैनेजर फॉर HR डिपार्टमेंट, वी हैव मार्केटिंग मैनेजर फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ऑब्वियसली finance manager for finance department. Today we have to discuss about finance function. तो हम यही देखना चाहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट में कितने लोग नॉर्मली रहते हैं और किस किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. सो लेट्स हैव ए लुक एट फाइनेंस डिपार्टमेंट. We have basically two person working under a financial manager. One is a treasurer and second is controller. Basically what does a treasurer do? What are the duties or functions of a treasurer? We can take one by one. First one is cash management. Obviously हमने जैसा कि पहले भी सीखा functions of financial management में कि cash management is one of the important functions of financial management. बेसिकली यहाँ हम यही सब जान पाते हैं कि कैश की कितनी रिसीट्स रही, कितनी पेमेंट्स रही, क्या कैश का बैलेंस जो है, कैश बुक का बैलेंस जो है वो एक्चुअल बैलेंस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है. ये सब हम प्रॉपरली कैश मैनेजमेंट करने के बाद जान पाते हैं. देन वी हैव क्रेडिट मैनेजमेंट. बेसिकली व्हाट इज़ क्रेडिट मैनेजमेंट? क्रेडिट का मीनिंग आप सब जानते हैं, जब हम उधार पे डील करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट मैनेजमेंट. तो हम उधार पे सामान खरीद भी सकते हैं, मीन्स हम अपने सप्लायर से जब क्रेडिट परचेजेस करते हैं या फिर हम अपने बायर्स को जब क्रेडिट सेल्स देते हैं, ऑल दैट रिक्वायर्स क्रेडिट मैनेजमेंट. जब हम सामान खरीदते हैं उधार पे तो उसकी टाइमली पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम प्रॉपर्ली उसको मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा जो सप्लायर है वो हमें टाइमली गुड्स की सप्लाई नहीं देगा एंड दैट में क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. और ऐसे ही जब हम अपने बायर्स को क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमें उसको भी प्रॉपर्ली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने डेटर्स और बिल रिसीवेबल से टाइमली पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे तो दैट में कन्वर्ट इनटू बैड डेट्स एंड दैट कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक. वो फर्म के लॉसेस को बढ़ा भी सकता है. देन वी हैव एसेट मैनेजमेंट. एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सच एज फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स. दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और स्पेशली किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में फिक्स्ड एसेट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. तो इसलिए ट्रेजरर का काम जो है वो एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज करना भी है. देन वी हैव सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट. बेसिकली व्हाट आर सिक्योरिटीज़? सिक्योरिटीज़ को आप दो तरह से ले सकते हैं. वन आर सिक्योरिटीज़ रिलेटेड विद आवर ओन फर्म, जो हम शेयर्स या डिबेंचर्स या किसी और तरह की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू करते हैं, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना भी ट्रेजरर का काम है. एज वेल एज समटाइम्स हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कुछ सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको भी प्रॉपरली देखना, उनका परचेज, उनका सेल, उन पे मिलने वाला रिटर्न, ये सब भी हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा. और ये सब कौन मैनेज करेगा? ऑल दिस विल बी हैंडल्ड बाय ट्रेजरर. देन वी हैव बैंकिंग रिलेशंस. व्हाट आर बैंकिंग रिलेशंस? आप सब जानते हैं कि डे बाय डे बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है.
जितने ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे उतना ही उन सब चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंक के साथ हमें अपने प्रॉपर रिलेशनशिप्स मैनेज करने पड़ेंगे ताकि हमारी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? वेरी फर्स्ट इज ऑब्वियसली प्लानिंग एंड बजटिंग। फाइनेंस से जुड़ी सारी प्लानिंग और बजट्स बनाना ये सब कंट्रोलर के जुरिसडिक्शन में आता है, कंट्रोलर को मैनेज करना होता है। हालांकि ही कैन इन्वॉल्व वेरियस अदर पर्सन्स इन ऑल दैट। ऑब्वियसली प्लानिंग में टॉप लेवल का बड़ा रोल रहता है, बजटिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द कंट्रोलर। देन वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए है। तो कंट्रोलर इज इवन हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हालांकि ये जो फंक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय अकाउंटेंट्स, लेकिन जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी? वो कंट्रोलर की रहेगी। देन वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट के बारे में पता लगाना चाहते हैं, पर यूनिट कॉस्ट एज वेल एज टोटल कॉस्ट, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। और कोई भी फर्म जब अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस डिसाइड करती है तो उसको पर यूनिट कॉस्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और ये फंक्शन भी कंट्रोलर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ये भी कॉस्ट अकाउंटेंट भी इसके लिए हायर किया जा सकता है, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद कंट्रोलर। देन वी हैव डेटा प्रोसेसिंग। एक फर्म के अंदर बहुत सारा डेटा होता है और फर्म बहुत सारा डेटा बाहर से कलेक्ट भी करती है, बट डेटा का यूज़ सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करके रिजल्ट्स निकाल लिए जाए। तो इसलिए डेटा प्रोसेसिंग भी कंट्रोलर को देखना होता है कि किस तरह से डेटा का यूज़ किया जा रहा है, क्या कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, उसके बेस पे किस तरह से डिसीजन मेकिंग किया जाएगा। देन वी हैव इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। जब फर्म अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, स्पेशली जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उनको जांच पड़ताल करवाती है फ्रॉम द इंटरनल पर्सन्स, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। एंड देन वी हैव एनुअल रिपोर्ट्स। किसी भी कंपनी के केस में एनुअल रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी पार्टीज किसी कंपनी से कनेक्टेड हैं वो सब एनुअल रिपोर्ट्स को देखकर कंपनी के बारे में कंक्लूजन्स निकालती हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना भी कंट्रोलर का काम है। सो वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन वी हैव मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने मैनेजर होंगे। एंड हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजर की। फाइनेंशियल मैनेजर के नीचे बेसिकली दो लोग हो सकते हैं, वन इज ट्रेजरर एंड कंट्रोलर, और दे हैव वेरियस काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस टू परफॉर्म। और बेसिकली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है ऑन द साइज़ ऑफ द फर्म। एक छोटी फर्म में मे बी इससे आपको बहुत कम डिपार्टमेंट्स मिले, कम लोग मिले, और एक बड़ी फर्म में इससे ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस फंक्शन की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रहती है, बट देयर मे बी सम वेरिएशंस आल्सो। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर, and that is basically significance of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इसका रोल डे बाय डे इतना बढ़ता जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन प्रोफेशन। तो हम आज स्टडी करेंगे कि वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। द वेरी फर्स्ट इज़ हेल्पफुल इन एक्वायरिंग सफिशेंट फंड्स। ऑब्वियसली किसी भी फर्म के लिए फ़ंड्स को अरेंज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, अगर हम प्रॉपरली फाइनेंस का मैनेजमेंट करें, प्रॉपर से सब चीज़ें प्लान करें, तो हम अपने सफिशेंट फंड्स को आसानी से एक्वायर कर सकते हैं। एंड अनदर इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ऑब्वियसली फ़ंड्स को एक्वायर करना काफ़ी नहीं है, जब तक हम फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। देन वी हैव प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैश की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्म कैश को प्रॉपरली मैनेजमेंट कर पाती है वहाँ पर फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहती हैं और लॉसेज अराइज नहीं होते। देन वी हैव प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स।
प्रॉफिट्स के लिए भी हमें प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ती है, वेदर वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स और नॉट. इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस हम अपने प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में बांटना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट अपने पास रिटेन करना चाहते हैं. अगर हम प्रॉफिट को रिटेन करना चाहते हैं तो दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम उस प्रॉफिट को कैसे यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वी हैव मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में के ऑब्जेक्टिव्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. एंड ऑब्वियसली एवरी फर्म टारगेट्स फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ क्या है? रिस्क और रिटर्न के बीच में एक ट्रेड ऑफ बनाना ताकि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमाइज किया जा सके. देन वी हैव इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर शेयर होल्डर. जब भी कोई शेयर होल्डर किसी फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, तो रिटर्न के साथ साथ उसकी जो बेसिक प्रायोरिटी होती है वो क्या है कि उसका पैसा हमेशा सेफ रहे. तो जो फर्म्स प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती हैं वहाँ शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टेड अमाउंट हमेशा सेफ रहता है. एंड ऑब्वियसली इट इज़ यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. कोई भी पार्टी जो कंपनी से किसी न किसी फॉर्म में कनेक्टेड है, हर फर्म को फाइनेंस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहता है. तो अगर फर्म प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी तो इन्वेस्टर्स, बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी को सेटिस्फाई कर सकती है. Now let's move to the last topic, that is changing role of financial management in India. इंडिया के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल जो है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है. इंडिया में या आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड में की इकॉनमी में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है. तो हम पहले इंडिया की बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल किस तरह से चेंज हो रहा है. ये जो बड़ा चेंज है दैट बेसिकली केम इन 1991, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी. जब हमने इकॉनमी में LPG बोला जाता है, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ. तो उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इकॉनमी जितनी वास्ट होगी, जितने ज़्यादा उसमें स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल भी बढ़ता जाएगा. हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं. वेरी फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स क्या है? जब से फाइनेंस के सेक्टर में सुधार किए गए, बेसिकली इट इज़ आफ्टर 1991 और अभी तक ये रिफॉर्म्स कंटिन्यूड हैं. जितने ज़्यादा रिफॉर्म्स होंगे उतना ही लोगों का स्टॉक मार्केट पे विश्वास बढ़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी. जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल अपने आप बढ़ता जाएगा. देन कम्स डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की जो स्टेक होल्डिंग है विद द गवर्नमेंट उसको बेच रही है और प्राइवेट सेक्टर का रोल डे बाय डे बढ़ रहा है. जितना रोल बढ़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना इम्पॉर्टेंट होता जाएगा. देन रिप्लेसमेंट ऑफ फेरा विद फेमा. फेरा इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फेमा क्या है? दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फेमा के आने के बाद फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बढ़ता जा रहा है. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, हम बाहर के देशों में जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बाहर के लोग यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बढ़ता जाएगा. देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी. सेबी के आने के बाद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके आने के बाद लोगों का स्टॉक मार्केट में फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके नंबर्स जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं. एंड लास्ट वन इज़ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशन एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग. अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फर्म्स मर्जर्स और एक्विजिशंस करने लगी हैं. फर्म्स का साइज़ बहुत लार्ज होने लगा है, तो फर्म के साइज़ जितने लार्ज होंगे, फर्म्स में जितने ज़्यादा मर्जर्स होंगे, जितनी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल डे बाय डे बढ़ रहा है. इसको एज प्रोफेशन एक्सेप्ट किया जाने लगा है और ऑब्वियसली इसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट. सो विद दिस, थैंक यू सो मच. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस.